बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम देखेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे पहले जो है वो हम देख चुके हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के, जिसमें लाइट को ऑब्जॉर्ब करके डिफरेंट किस्म की रिड्यूसिंग पावर्स जो हैं वो जनरेट की गई थी। अब उनके इस्तेमाल से जो है वो प्लांट जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि ये रिएक्शन जो है वो सिंथेसाइज करता है फूड को, कार्बोहाइड्रेट को, बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आई थी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से, जो हमने पहले पढ़ा। तो वहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो जनरेट होती हैं और जनरेट होने के बाद जो है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में आती हैं। वहाँ पे आके फिर ये कैरी ऑन करवाती हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और ये जो फॉर्मेशन है कार्बोहाइड्रेट की, इसी को हम यहाँ पे नाम देते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस का। तो ये प्योरली जो है वो कहाँ पे कैरी ऑन होता है? स्ट्रोमा के अंदर। इसको कैरी ऑन करने वाले, इसको कैटालाइज करने वाले एंजाइम्स जो हैं वो मौजूद हैं कहाँ पे? स्ट्रोमा में। इसका जो कॉमनली नेम इस्तेमाल किया जाता है वो है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है वो सबसे पहले मेल्विन कैल्विन जो है अपने कोलीग्स के साथ जो है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो थे वो किए थे। उसके नतीजे में उसने जो है वो इस सारे रिएक्शन की डिटेल जो है वो एक्सप्लेनेशन वो प्रोवाइड की। तो उसके ऑनर में जो है वो इस साइकिल का नाम जो है वो, इस रिएक्शन का नाम जो है वो क्या है? कैल्विन साइकिल जो है वो रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ मेल्विन कैल्विन। इस मेल्विन कैल्विन को इसने ये एक्सपेरिमेंट जो है वो 1950s के दौरान जो है वो इसने एक्सपेरिमेंट सारे के सारे किए। तो 1961 के अंदर जो है वो इसको इस एक्सपेरिमेंट की बिना पर, इस एक्सप्लेनेशन की बिना पर जो है वो नोबेल प्राइज जो है वो भी दिया गया। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली जो है वो ये रिएक्शन जो है वो कैरी ऑन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो मॉलिक्यूल आता है जो कि मौजूद है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, जिससे रिएक्शन ने कैल्विन साइकिल ने जिससे स्टार्ट होना है, वो कहलाता है रिबोलोज बिसफॉस्फेट। एक शुगर है जो कि 5 कार्बन की है। ये 5 कार्बन की शुगर है और इसके अंदर जो है वो 2 फास्फेट मौजूद हैं। एक 1 नंबर कार्बन पे है और दूसरा 5 नंबर कार्बन के ऊपर मौजूद है। इस शुगर को हम कहते हैं रिबोलोज बिसफॉस्फेट। तो ये राइबोज शुगर की जो है वो कीटो फॉर्म है रिबोलोज। सबसे पहला काम जो होता है इस रिएक्शन के दौरान, वो स्टेप जो कैरी ऑन होता है वो है कार्बोक्सिलेशन का। कैल्विन साइकिल का पहला स्टेप जो है वो है कार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या किया जाता है कि ये जो रिबोलोज बिसफॉस्फेट है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ऐड किया जाता है। दिस स्टेप इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। तो रिबोलोज में आप देख रहे हैं 5 कार्बन हैं। जब एक कार्बन जो है वो उनको अवेलेबल होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड से ये कार्बन इसको मिलेगी तो ये 6 कार्बन के हाईली अनस्टेबल कंपाउंड के अंदर जो है वो चेंज हो गया। ये फौरन जो है वो आगे ब्रेक कर जाता है। ये कंपाउंड ये स्टेबल नहीं है 6 कार्बन का। तो जब ये फॉर्म कर जाता है, इसके फौरन बाद ये क्या करता है? ब्रेक करता है। ब्रेक करके ये 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है 3 कार्बन के। उनको हम नाम देते हैं 3 फास्फोग्लिसरेट का। तो ये 6 कार्बन का कंपाउंड यहाँ से ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद जो है वो यहाँ पे 2 कंपाउंड जो है वो बन जाएंगे हमारे पास 3 कार्बन के। ये 6 कार्बन थी तो यहाँ पे इनके अंदर जो है वो 3 कार्बन जो है वो आ जाएंगी और दोनों के अंदर जो है वो एक फास्फेट ग्रुप जो है वो यहाँ पे जो मौजूद थे 2 फास्फेट, उनमें से एक जो है वो इन दोनों को जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये कंपाउंड बनता है इसको हम कहते हैं 3 फास्फोग्लिसरेट। 3 फास्फोग्लिसरेट जो है वो फर्दर फिर आगे इसकी रिडक्शन होती है। आगे जो स्टेप जो है वो आता है इसका हमारे कैल्विन साइकिल का, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन के स्टेप में क्या होता है? रिडक्शन के स्टेप के अंदर जो है वो इसको फर्दर मेटाबोलाइज किया जाता है, इसको चेंज कर दिया जाता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। इसमें जो है वो
तो हमारे फॉर्म में चेंज आती हैं, उसी चेंज की वजह से यहाँ पे जो फॉर्म करता है रिजल्टेंट कंपाउंड वो है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। दो जो है वो हमारे पास 3 फास्फोग्लिसरेट थे, तो उसके नतीजे में दो ही जो है वो हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये भी 3-3 कार्बन के, तो ये वो पहला टेबल कार्बोहाइड्रेट है जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो बनता है। तो ये वो पहला जो है वो कार्बोहाइड्रेट कंसीडर किया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो जनरेट होता है। बाकी आगे जो है जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह हैं वो इसी से जो है वो फॉर्म करते हैं। इस रिएक्शन के दौरान जो है वो एटीपी इस्तेमाल होते हैं और एटीपी जो है वो कंज्यूम हो जाते हैं। जब इसको कन्वर्ट किया जाता है 3 फास्फोग्लिसरेट को ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट में, इसी तरह दो जो है वो यहाँ पे NADPH जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद जो है तो इसमें से एक ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। प्लांट का सेल है, प्लांट का जो क्लोरोप्लास्ट है वो उसको ले लेता है वहां से, इस साइकिल में से कि उसके जो है वो क्या फॉर्म करेगा आगे जो है वो दो ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट बन जाएंगे, तो उनको जोड़ के ग्लूकोज बना लिया जाएगा, उसको फर्दर जो है वो मेटाबोलाइज करेगा। बाकी जो ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट बचेगा उसको रीजनरेट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसको, रिबोलोज बिस फास्फेट को। इस दौरान पे एक और एटीपी जो है वो इस्तेमाल होता है। ने लाइट रिएक्शन में हमने बात की थी कि जो यूटिलाइजेशन है एटीपी की वो ज्यादा होती है डार्क रिएक्शन में, और जो है वो NADPH की यूटिलाइजेशन वो कम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एटीपी जो है उसकी यूटिलाइजेशन NADPH की यूटिलाइजेशन की निस्बत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे भी एटीपी इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे 2 एटीपी इस्तेमाल हो रहे हैं तो 2 NADPH भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक एटीपी जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो इसलिए जो है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है वो एटीपी की कंसंट्रेशन लेस होना शुरू हो जाती है ड्यू टू इट्स इसके जो है वो यहाँ पे कंज्यूमिंग जो है इसकी वो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि रीजनरेशन के प्रोसेस में जो है वो हम कह रहे हैं कि ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट जहाँ पर ये जो है वो तो सेल ने यूटिलाइज कर लिया, तो ये जो है वो रीजनरेट करवाएगा किसको, रिबोलोज बिस फास्फेट को। लेकिन यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम जो है वो हम देख रहे हैं वो ये कि ये जो ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट है इसमें तो 3 कार्बन है, जबकि जो ये कंपाउंड है इसमें 5 कार्बन है। तो ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड जो है वो 5 कार्बन वाले कंपाउंड को अगर रीजनरेट करवाता है तो इसका मतलब है इसमें 2 कार्बन जो है वो फर्दर ऐड करनी पड़ेंगी। तो ये 3 कार्बन का जो है वो कंपाउंड 5 कार्बन वाले कंपाउंड को रीजनरेट नहीं करवा सकता एज सच इसी फॉर्म में। तो एक्चुअली यहाँ पे रिएक्शन जो है वो 3 टाइम चलता है। वो कैसे कैरी ऑन होता है देखते हैं। ये सारा से पहले कि ये सारा जो रिएक्शन जो है वो हमने जो देखा है, ये सारा रिएक्शन जो है वो कैरी ऑन किया जाता है रिबिस्को की मदद से। रिबिस्को जो है वो एक अबंडेंट प्रोटीन है नेचर में, कहते हैं रिबोलोज बिस फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये जो है वो एक्चुअली ये सारा कैल्विन साइकिल जो है वो उसको कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो कौन सा, रिबिस्को। अब हम देखते हैं कि ये जो है वो साइकिल का जो है वो कार्बन बैलेंस जो है वो कैसे आता है। एक्चुअली ये रिएक्शन 3 टाइम कैरी ऑन होता है। ठीक है, 3 टाइम कैरी ऑन होना है तो फिर रिबोलोज बिस फास्फेट के भी 3 मॉलिक्यूल होंगे। एक मॉलिक्यूल के अंदर 5 कार्बन है तो टोटल कार्बन का नंबर फिर कितना हो जाएगा, 15। तो 3 रिबोलोज बिस फास्फेट के मॉलिक्यूल है तो उसमें कार्बन नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इनमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड को ही ऐड किया जाएगा, तो यहाँ पे 3 कार्बन जो है वो मजीद ऐड हो गई 15 कार्बन में, तो ये कार्बन का नंबर जो है वो कितना हो जाएगा, 18। फर्दर ये जब ब्रेक करेंगे तो फिर ये इस तरह के 6 कंपाउंड जो है वो हमारे पास जनरेट करेंगे। 3 फास्फोग्लिसरेट जो है वो 6 बनेंगे। जब ये 1 था तो उसके नतीजे में ये 2 बनते हैं, तो अब ये 3 है तो उसके नतीजे में ये कितने बनेंगे, 6 जो है वो जनरेट होंगे। तो कार्बन नंबर जो है वो स्टिल कितना रहेगा, 18 रहेगा। यहाँ पे हर एक के अंदर जो है वो 3-3 कार्बन है, तो इस तरह के ये 6 कंपाउंड है, तो टोटल कार्बन जो है वो बैलेंस कहाँ पे आता है, 18 पे। तो फर्दर जब इसको मेटाबोलाइज किया जाता है रिडक्शन के स्टेप में, तो उसके नतीजे में जो है वो 6 ही ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट यहाँ पे जनरेट होते हैं, और कार्बन नंबर जो है वो स्टिल टोटल में कितना है, 18 है। के बाद
देखिए यहाँ पे जो एटीपी की यूटिलाइजेशन है वो भी बढ़ जाएगी। 6 एटीपी इस्तेमाल होंगे। एक दफ़ा जो है वो कैरी ऑन हुआ था तो 2 एटीपी इस्तेमाल हुए थे, हमने लास्ट रिएक्शन में जो है वो देखा। तो 3 दफ़ा कैरी ऑन होगा तो 6 हो जाएंगे। इसी तरह NADPH जो है वो भी कितने इस्तेमाल होंगे, 6 जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। अब अगर हम बात करें 6 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट की, तो इनमें से एक जो है वो निकाल लिया जाता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है फोटोसिंथेसिस से। जो है वो इस 3 टाइम जो रिएक्शन जो है ये कैरी ऑन होता है, तो उसमें से एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है उसको फर्दर मेटाबोलाइज किया जाता है। तो उसमें से 3 कार्बन जो है वो समझ लें रिमूव हो गई हैं। जब ये एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट यहाँ से निकाला है तो 3 कार्बन का ये कंपाउंड यहाँ से निकल गया, तो बाकी जो है वो हमारे पास ये 5 बचते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। हर एक के अंदर 3 कार्बन है, तो टोटल कार्बन नंबर कितना हो जाएगा, 15। तो ये 15 कार्बन का जो कंपाउंड है यहाँ पे जो फॉर्म कर रहे हैं, ये 15 कार्बन के हैं, ये टोटल जो है वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो ये 15 कार्बन जो है वो फिर दोबारा से रीजनरेट करवा सकती है इन 15 कार्बन को, जो कि किस में है, रिबोलोज बिसफॉस्फेट में। तो एक्चुअली रिएक्शन 3 टाइम कैरी ऑन होता है, तो एक ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। बाकी 5 जो बचते हैं जिनमें टोटल कार्बन नंबर जो है वो 15 हो जाता है, वो जो है वो दोबारा से रीजनरेट करवाते हैं 3 रिबोलोज बिसफॉस्फेट को। तो 3 रिबोलोज बिसफॉस्फेट जो हैं इनके अंदर जो है वो भी 15 कार्बन होती है। तो यूं कार्बन का जो नंबर है वो क्या रहता है, बैलेंस रहता है। और यहाँ पे जो एटीपी की यूटिलाइजेशन है वो भी नहीं हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं 9 जो है वो एटीपी इस्तेमाल होंगे। 3 टाइम ये रिएक्शन चलता है तो उसके अंदर में 6 जो है वो NADPH इस्तेमाल हो रहे हैं। अगेन NADPH की यूटिलाइजेशन जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये हमने देखा, ये रिएक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन। इसको जो है सारे के सारे रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन कहते तो हैं, लेकिन एक्चुअली ये डार्क रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें जो बिस्को इस्तेमाल होता है इसको बजाते खुद एक्टिवेशन के लिए जो है वो कहा जाता है कि लाइट की जो है वो ज़रूरत होती है। तो ये एक्चुअल जो है वो डार्क रिएक्शन हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो बिस्को है दैट इज़ लाइट डिपेंडेंट। वो उसको जो है वो एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। दिस इज कन्फर्म फ्रॉम मैनी स्टडीज। आगे इसके डिफरेंट नेम्स हैं डार्क रिएक्शन के। जैसे हमने लाइट रिएक्शन के देखे थे, तो डार्क रिएक्शन के भी डिफरेंट नेम है। डार्क रिएक्शन कहते हैं इसको, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है, कैल्विन साइकिल कहते हैं इसको, कार्बन फिक्सेशन साइकिल कहते हैं इसको, C3 साइकिल भी कहा जाता है इसको, स्ट्रोमा रिएक्शन भी कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा रिएक्शन, इसको रिडक्टिव पेंटोज फास्फेट साइकिल भी कहा जाता है, कार्बन रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इसको हम नाम देते हैं। तो ये डिफरेंट जो है वो नेम है किसके, हमारे पास इस रिएक्शन के, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कैल्विन साइकिल कह रहे हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो कह रहे हैं। तो एक्चुअली इसके दौरान जो है वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको फिक्स किया जाता है रिबोलोज बिसफॉस्फेट में, जिसके नतीजे में जो है वो हमारे पास फॉर्म करते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कि एनर्जी का सोर्स है तमाम जिंदा चीज़ों के लिए। जहाँ से जो है वो एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में आती है। तो इसी जो है ना कार्बोहाइड्रेट जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनते हैं, इसी के ऊपर जो है वो तमाम दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो ये था हमारा आज का रिएक्शन जो हमने देखा। तो इसके फर्दर जो है वो आगे हम जो है वो स्टडी करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। इसके लिए जो है वो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।